नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडिर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह बिष्ट जी और आप तैयारी कर रहे हैं लैंसडाउन विधानसभा से। लंबे समय से आप धरातल पर काम भी करते नजर आते हैं, अभी भी आप भ्रमण पे रहते हैं क्षेत्र में। तो इस समय लैंसडाउन की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा, अभी तीसरा जो है यूकेडी, अभी कोई ऐसा चेहरा उन की तरफ से नहीं दिख रहा है कि कौन आगे जाएगा, कौन किसको टिकट मिलेगा। अभी संभावना आपके टिकट की ज़्यादा मानी जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से देख रहे हैं वहाँ पर? धन्यवाद पुंडित जी। जैसा कि आपने कहा, मैं पिछले 25 सालों से लगातार उस क्षेत्र में, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, धरना प्रदर्शन लगातार करता रहा। और उससे पहले भी जब पृथक राज्य आंदोलन के लिए आंदोलन चला हुआ था, तो उस समय मैं एनसीआर क्षेत्र में छात्र नेता था और वहाँ से मैं छुट्टियाँ लेकर के अपने इंटर कॉलेजों में, जनता इंटर कॉलेज से लेकर के जितने भी हमारे नैनीनाडा ब्लॉक में इंटर कॉलेज थे, वहाँ पे छात्रों को अलग जगाने के लिए, पृथक उत्तराखंड राज्य की अलग जगाने के लिए मैंने लगातार काम भी किया था और अब भी लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूँ। आपका संपर्क हमेशा रहता है वहाँ के लोगों से। अभी जिस तरीके से आप जा भी रहे हैं और लगातार जा ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की चुनौतियां हैं? अभी जिस तरीके से हमारे विधायक हैं, भाई 3 बार का कार्यकाल हो गया उनका, तो क्या कमियां अभी नजर आती हैं कि भाई इस क्षेत्र में ये हो जाना चाहिए था, ये नहीं करवा पाए? देखो, अगर विधायक जी के कार्यकाल के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं तो वहाँ की जनता बेहतर तरीके से जानती है। विधायक जी का कार्यकाल जो है वो विधायक निधि की बंदर बांट के अलावा वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, या विधायक निधि से सड़कें बनाना। अब आप समझते हो कि विधायक निधि से सड़कें कैसी बनाई जाती है? न उनका अलाइनमेंट होता है, न उनका सर्वे ढंग से होता है, न वो विभाग से अप्रूव होती है। और ईश्वर ने कही, अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उस पर उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। तो जो सड़कें बनाई अधिकतर उन्होंने अपने विधायक निधि से बनाई, और विधायक निधि की बंदर बांट, चाहे महिलाओं को ढोलक चिमटा देना हो, चाहे बर्तन देने हो, चाहे आजकल स्कूलों में ड्रेस बांटो, तो पहली बात यह है कि अगर विधायक निधि की बंदर बांट ही करनी थी तो वो तो किसी को भी आप विधायक बना दो। वो 1 साल में 5 करोड़ रुपए विधायक को विधायक निधि मिलती है, वो विधायक निधि बट विधायक का काम होता है राज्य स्तरीय योजनाओं को धरातल पे लाना। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक जी का राज्य स्तरीय योजनाओं को धरातल पर लाने का कोई भी प्रयास दिखता नहीं। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी, अगर हम पूंजी कहते हैं, तो वो मानव संसाधनों का विकास करना, और उसमें सबसे पहले आती है शिक्षा। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका कोई ध्यान ही नहीं, उनकी कोई प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। आज भी 1978 का जो राजकीय ITI शल्ड महादेव है, वहाँ जो है 14 इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? 7। कई ट्रेड वहाँ बंद होने के कगार पे। हमारे उसमें 2 डिग्री कॉलेजेस हैं, वो भी कांग्रेस के समय ही डिग्री कॉलेजेस हुए थे। लगातार क्षेत्रवासी, छात्र संघ, अभिभावक संघ लगातार मांग कर रहा है कि इसमें PG क्लासेस शुरू की जाए, और पिछले 8 साल से PG क्लासेस की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं। और इस वजह से छात्र संख्या उन डिग्री कॉलेजों में लगातार गिर रही, क्योंकि गार्जियन भी सोचता है कि जब PG क्लास करने के लिए हमें फिर बच्चों को बाहर ही भेजना है, तो हम जो है फिर पहले ही शुरू किए। और आप ताजुब करेंगे पुंडित जी कि एक डिग्री कॉलेज में मात्र 110-120 बच्चे हैं, और उसका कारण यही है कि वहाँ PG क्लास है। राजकीय महाविद्यालय पटोटिया नैनीनाडा में पिछले साल तक B.Ed क्लासेस रेगुलर चलती थी। इस बार जो है B.Ed क्लासेस भी बंद हो गई। रिखणीखाल में पिछले 17 साल से ITI भवन अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले 10 साल से राजकीय पॉलिटेक्निक बड़खेत वो अधूरा पड़ा हुआ है, भवन अधूरा पड़ा हुआ है। अब मैंने वही कहा कि
अगर विजनरी लीडर होते हमारे, दूरदृष्टि सोच वाले होते, मानव संसाधनों पर ध्यान देने वाले थे, शिक्षा की उनके प्राथमिकता में होती, तो आज हमारे शिक्षण संस्थानों की ये हालत नहीं है। अभी मैं क्षेत्र में गया था, लैंड्स एंड जयरीखाल ब्लॉक में। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन करें कि वहाँ की बालिकाएं जो है 14 किलोमीटर आना और 14 किलोमीटर जाना, यानी कि एक दिन में 28 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और सुबह 5 बजे निकलते हैं। आजकल सब गर्मी के उसमें आप ये लगाओ कि 3 घंटे आने में और 3 घंटे जाने में, और ज्यादातर उस गांव की लड़कियां जो है, ज्यादातर लड़कियां ही पढ़ने आती हैं। एक तरफ तो सरकार जो है बच्चियों को पढ़ाने की बात करती है, बचाओ की पढ़ाओ की बात करती है, बचाओ की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ जो है उन्हीं बेटियों जिनको 28 किलोमीटर आने जाने में दूरी तय करती है, तो इनका जो ये नारा है वो ढकोसला लगता है। और कई बार जैसे हमने विधायक जी का देखा है, बयान भी आए, जंगली जानवरों को लेके काफी वो कहते हैं कि भाई बड़ी दिक्कत है, जंगली जानवर जो है, विधायक जी खुद बोलते हैं इस बात को। बिल्कुल आपने सही प्रश्न खड़ा किया। एक्चुअली में जो हमारी विधानसभा का अधिकतर पार्ट वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, और 2/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमारा कोटद्वार, जयरीखाल, रतनीखाल, नैनडाना, अधिकतर उसका भाग जो है लैंसडाउन विधानसभा। और लैंसडाउन विधानसभा के क्षेत्र के लोग लगातार मांग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी और तीरथ सिंह रावत जी, भाई मुख्यमंत्री तो भाजपा के थे, 2 बार घोषणा की कि मैराबंद से सफारी शुरू की जाएगी, कालिंगो गेट से सफारी शुरू की जाएगी, लेकिन 9 साल हो गए वो घोषणाएं धरातल पे अभी तक नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि 1/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुमाऊं मंडल के रामनगर में है, और वहां जो है हजारों बच्चों को कोई सफारी चला रहा है, कोई टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई सोवेनियर शॉप चला रहा है, कोई यानी इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से वहाँ हजारों बच्चों को रोजगार मिल रहा है। वहाँ के लिए वो वरदान है, और 2/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमारे लिए जो है अभिशाप है। आए दिन हमारे क्षेत्र में वन्य जीव और मानव जीव के बीच में संघर्ष होता है। महिलाएं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है तो उनको ये विश्वास नहीं होता कि उनके बच्चे सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं। हमारी माँ बहनें जब खेती करने जाती है तो उनके परिजन चिंतित रहते कि वो सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और बफर जोन होने के कारण अगर बच्चे मछली पकड़ने भी जाते तो उनको सीधा जेल होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज मैं देख रहा था अभी कि विधायक जी ने धरना प्रायोजित किया, और प्रायोजित करने के बाद धरना भी खुद स्वतः ही समाप्त कर दिया, और कह रहे थे कि यहाँ की जनता सोई हुई है इसलिए जो ये गेट नहीं खुल रहा। अब वो मैंने इसका मतलब जो सोई जो जनता ने उनको जो है तीसरी बार चुनाव जितवाए, वो जनता को जो है सोई हुई जनता कह रहे हैं। भाई जनता ने अपना प्रतिनिधि भेजा है, और प्रतिनिधि का काम है कि उस क्षेत्र की आवाज को बुलंदी के साथ आगे बढ़ाए। और आज जो है स्थिति ये है कि उनको खुद वो कह रहे कि मुझे धरना देना पड़ेगा। अब आप ये लगाओ कि जिस विधायक की स्थिति इस सरकार में ऐसी हो कि अपनी सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ रहा हो, तो ऐसे विधायक को 1 मिनट भी विधायकी में नहीं रहना चाहिए। और ऐसी सरकार को जो मुख्यमंत्री की घोषणा जो है शासनादेश होती है, और जो मुख्यमंत्री की घोषणा को जो अधिकारी रद्दी के टोकरी में फेंकते हैं, ऐसे अधिकारी को भी और ऐसी सरकार को भी 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, जैसे कई बार देखते हैं कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी समस्याएं हैं, इस तरीके की समस्याएं वहाँ आपको देखने को मिलती है, और ये कोई ऐसा बड़ा स्टेशन कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो कहाँ वो डील होगी? देखो पंडित जी, सबसे बड़ी बात है वहाँ भी वही स्थिति है जो पर्वतीय क्षेत्रों की है। इस सरकार का ध्यान भी स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल नहीं। जो वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ जो डॉक्टर है वो केवल सिर दर्द और बुखार की दवाई के देने के लिए, वहाँ आज भी महिलाओं को, बच्चों को अगर एक्सरे कराना हो तो रामनगर कोटद्वार जाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराना हो तो रामनगर कोटद्वार जाना, अल्ट्रासाउंड कराना हो तो रामनगर कोटद्वार। और मशीनें हैं वहाँ, लेकिन मशीनें जंग खा रही हैं, क्योंकि मशीन खरीदने में तो क्या होता है, कमीशन मिलता है।
मशीनें तो खरीद दी लेकिन टेक्नीशियन नहीं। हाँ, टेक्नीशियन का और आज apply- मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि जो पहाड़ की जो पलायन का सबसे बड़ा कारण एक भी है, जो रिवर्स पलायन नहीं हो रहा है आजकल हमारे एनसीआर क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पॉल्यूशन बढ़ने के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो 60 साल रिटायरमेंट होने के बाद वो चाहते कि वो अपने गांव जाए, लेकिन आप देखते हैं कि 60 साल के बाद ही जो है बीमारियां शुरू हो हाँ, मतलब उस टाइम उनको डर लगता है। उस समय जो उनको मेडिकल चेकअप की जरूरत है, उनको ब्लड शुगर चेक करना, उनको बीपी चेक करना, उनको जो है रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवाने, तो रहना तो चाहते हैं लेकिन जो जब स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है तो फिर उसके बाद उनको मजबूरी में जो है उसी गर्मी में आजकल आप देखो कि छोटे छोटे कमरों में रह करके जो है उनको वही रहना मंजूर है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है कि कोई अगर हेल्थ सेक्टर में अगर काम किया होता तो मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने भी 60 साल की उम्र के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो पीएसयू से रिटायर्ड एम्प्लॉय है, वो सब जो अपने गाँव आना चाहते हैं, लेकिन वो केवल हेल्थ सेक्टर सही ना होने के कारण वो गाँव नहीं आ पाते। अच्छा, जैसे आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी हैं, जो सड़कों की बात हुई है, कई जगह ऐसा नहीं है कि सड़कें खराब हैं, कई जगह अच्छी भी सड़कें हैं, बन भी रही हैं सड़कें। कनेक्टिविटी का कई बार प्रॉब्लम होता है, बहुत जगह मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, इस तरीके की क्या समस्या है वहाँ पे? मैं तो अभी क्षेत्र से आया हूँ और जो विधायक जी का अपना पैतृक घर है मंदाल घाटी में, आज भी डिजिटल युग में वहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं करता। अच्छा। और आप ताजुब करेंगे कि जब कोरोना पीरियड था, कोविड जैसी वैश्विक महामारी आई थी और आपने देखा होगा कि 2 साल तक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस क्षेत्र के बच्चे, विशेषकर विधायक जी का जो अपना पैतृक घर है वहां से लेकर मंदाल घाटी तक, वो बिना उसके, क्योंकि उस समय स्कूल में तो जा नहीं सकते थे, ऑनलाइन क्लासेस मतलब नेटवर्क नहीं चला था, ऑनलाइन क्लासेस, तो वो जो है उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो नेटवर्क की तो जो है ये स्थिति वहाँ है। उसके उसके साथ साथ जो आपने उसके रोजगार की जो है कोई रोजगार के लिए कोई नीति नहीं बनी, और इसीलिए उस क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि अगर कार्बेट नेशनल पार्क का दूसरा गेट भी गढ़वाल से खुलता है तो वहाँ के लोगों के लिए जो है रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रोजगार के अवसरों की बात करते हैं, उस क्षेत्र में और क्या रोजगार के अवसर आप सोचते हैं? अगर आपको अवसर मिलता है सेवा करने का, तो क्या आपका है कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए? देखो पुंडरी जी, सबसे पहले तो यही है कि कार्बेट नेशनल पार्क का दूसरा गेटवे अगर खुलता है तो हजारों लड़कों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ से जो है वो जाए, हाँ, तो अगर ये खुलता है तो निश्चित रूप से हजारों लड़कों को इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी वहाँ। दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि अगर हमारे विधायक जी के अंदर दूरदृष्टि होती, अगर उनके अंदर विजन होता, तो बहुत सारी ऐसे फाउंडेशन हैं जो वेलफेयर के काम करते हैं, जैसे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, हंस फाउंडेशन है, आपका टाटा फाउंडेशन है, आप उत्तरकाशी इस एरिया में देखो भुवनेश्वरी महिला, ये सारे जो है एनजीओ काम कर रहे हैं, आजीविका पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई एनजीओ जो है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ये फाउंडेशन बने, CSR का फंड जो है वहाँ होता है, लेकिन विधायक जी ने कभी इन लोगों से ये करने की ये कोशिश नहीं की कि भाई हमारे यहाँ भी प्रोजेक्ट बनाइए, और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारे लड़कों को, सैकड़ों लड़कों को रोजगार भी मिलेगा, वो उन फाउंडेशन का पैसा हमारे क्षेत्र में मिलेगा। तो हम भी जो है, अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है, मुझे लोग जो है अपना सहयोग समर्थन देते हैं, तो हम इस तरह का कोशिश करेंगे, इस तरह का रोजगार भी जो है लाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो जितने भी आपने देखा होगा कि 5000 इकाइयाँ हमारे सिडकुल हरिद्वार, सिडकुल रुद्रपुर, सिडकुल सिलाकुई और जितने भी हमारे ग्रोथ सेंटर है, जो नई इंडस्ट्री आ रही है, हम जो है इंडस्ट्री सेक्रेटरी से लेकर के और जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, जो उनके जनरल मैनेजर है, जो उनके पर्सनल मैनेजर है, उनसे भी जो है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ रोजगार मिला लो। जो हमारे यहाँ बच्चे अनस्किल्ड बच्चे हैं, उनके लिए जो है अपनी फैक्ट्री में रोजगार देने के लिए हमारे यहाँ भर्ती मेला आयोजित करवाएं। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह के भर्ती मेला आयोजित करने से भी हम काफी बच्चों को जो है वहाँ रोजगार मिल सकता है। जी हाँ, मतलब करने वाले की बात है कि वही किस तरीके से विजन की बात है। अभी जैसे आपने कहा, कई बार मैं देखता हूँ कि पहाड़ों में बहुत सारे अवसर तो हैं,
लेकिन फिर जिनको हम बाहरी कह देते हैं वो लोग काम करते हैं वही जो हम नहीं करते पहाड़ में। जी मार्केट में आप देखते हैं कि मार्केट में दुकान जो है जी। वो हमारे लोगों की नहीं है। अच्छा, इस बारे में बताना पुण्य जी, अभी तक जो हमारा क्षेत्र है हाँ। उस समय बाहरी कम लोग आए, उस क्षेत्र में बाहरी लोग कम आए हैं, जी। ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम हम नहीं करेंगे, हाँ, हमें सब्जी की दुकान नहीं लगानी है, हमें वो प्रेस नहीं करनी जी, है, जी, जी। और हमें सिलाई का काम नहीं करना है, और कपड़े हम रेडीमेड पहन लेंगे। जी। और मतलब हमारे देखो पुण्य जी, बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि हमारा शुरू से जो बिजली फिटिंग का काम भी नहीं, हाँ, मैंने देखा कोई गढ़वाली लड़का होगा कि हमारा वो बिजली का काम करते होंगे। हमारा क्या है ना कि हमारा माइंड सेट जो है वो सर्विस ओरिएंटेड हाँ। है शुरू से। और नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डेनमार्क एक कंट्री है, वहाँ जो है वहाँ की पूरी आर्थिकी जो है पशुपालन पे है, डेयरी फार्म, पशुपालन, इसमें ये हम कर सकते हैं। और आप ये सोचो कि पहाड़ में पशुपालन, क्योंकि आजकल करीब 90% खेत तो जो है बंजर पड़ चुके हैं, पशु के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एटीट्यूडनल चेंज हमको अपने समाज के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो पशुपालन का काम करते हैं उनको जो है लोग थोड़ा सा उस दृष्टि से, हाँ, कि यार ये हीन भावना हाँ। से देखते हैं, यार ये गोर चला दी, हाँ। उसमें ना। फिर जो है जो लड़कियां हैं वो जो है उनसे शादी भी नहीं करने को तैयार होंगे, तो ये तो भेड़ चराता है। हाँ, तो ये जो एटीट्यूडनल चेंज है वो हमारे डीएनए में नहीं है। वो माने वो जो बिजनेस है वो हमारे डीएनए में नहीं है। तो जब तक हम लोग अपने अंदर एटीट्यूडनल चेंज नहीं लाते, तो ये भी तो एक चैलेंज है। जब तक जो है हम अपने जो पशुधन है, जो पशुपालक है, उनको जो है अच्छी नजर से, सम्मानजनक तरीके से नहीं देखते हैं, जो अपना काम कर रहा है उसको सम्मानजनक तरीके से नहीं देखते हैं, तो तब तक जो है ये प्रॉब्लम आएंगी। ये और मैं आपको आज भी बता नहीं, जैसे इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं, जी, सरकार की योजनाएं हैं, जी, सरकार किसी की भी हो, योजनाएं तो वही है ना, या थोड़ी बहुत इधर उधर हो जा रही हैं, तो लोग उन योजनाओं का लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। देखो पुण्य जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये कोरोना का पीरियड था तो उस समय इन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए इन्होंने कहा कि जो स्वरोजगार करना चाहता है हम सरकार जो उनको ऋण देगी। लेकिन आप ताज्जुब करोगे पुण्य जी, मुझे कई लोगों के फोन आए, इन्होंने बैंकों की ऋण देने की परंपरा इतनी जटिल कर रखी है कि वो लोन उसमें उलझ जाते हैं और उनको लोन मिलता ही नहीं। जो एक्चुअल जो है जिसको नीड है, जरूरत है, उसको लोन नहीं मिलता है यहाँ से। और वो फिर क्या करता है कि अपना 3 टुकड़ा लेकर के फिर वापस चला जाता है। वो कहता है कि यार मैं इन झंझट में नहीं पड़ सकता। तो ये जब तक सरकार जो है ऋण प्रक्रिया को सरलीकरण नहीं करती, तब तक जो स्वरोजगार की तरफ जो कैसे। और मैंने कहा ना कि हम लोगों का माइंड सेट जो है डरते हैं लोन लेने में, कहीं जो है चुका नहीं पाए तो बदनामी हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा ना कि हम बिजनेस ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड लोग रहे, तो ये भी कारण है। बैंक भी जो है उसमें इतनी जटिलता डाल देते हैं। हाँ, वो नहीं अगर आप जरा किसी साधारण बैंक से जो है 1 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए निकाल के दीजिए, कितने आपको जो है वो 50,000 पे इतनी चैलेंज करें। हाँ, बिल्कुल। वो मैंने तो ये सरकार जो है केवल वो तो कहती है कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण दे रहे हैं, लेकिन ऋण अगर आप धरातल पे जाके देखिए तो उसकी बैंकों की इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आपको ऋण मिलना जो है, अगर आपकी सिफारिश अगर आपका वो नहीं तो ऋण मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो जटिल प्रक्रिया है। अभी जिस तरीके से मैंने पहले भी वही सवाल किया था, ब्लूप्रिंट की बात की थी, आपने बताया भी कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोटद्वार नजदीक है लैंसडाउन से, कोटद्वार के हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? क्या इस तरीके का कोई हॉस्पिटल वहाँ भी आप लैंसडाउन में देखते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि कैंट का एरिया है तो आर्मी के हॉस्पिटल्स तो काम नहीं आते होंगे लोकल लोगों के? जी। तो किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था? कुंडली जी, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपने देखा होगा कि सरकार ने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट सीट पर जो है MBBS उनकी पढ़ाई होगी तो 15,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए में उनकी पढ़ाई हो रही थी। उनको कहा था कि भी परमानेंट आपको जो है 5 साल वहां देना पड़ेगा। लेकिन धरातल पे क्या है, वो जाने को तैयार ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि स्पेशलिस्ट जो है वो बिल्कुल पहाड़ों में जाने को वो जाएगा। कोटद्वार में भी स्पेशलिस्ट नहीं मिलते।
ये सबसे बड़ी विडंबना है। और ये पहले जो है सेवा भाव माना जाता था चिकित्सा का, डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते थे, व्यवसाय, लेकिन हाँ व्यवसाय। लेकिन अब जो है स्थिति ये होगी, गांव में जो है पलायन इतना ज्यादा हो गया, 40% लोग जो है पलायन कर चुके। अब व्यावहारिक रूप से अगर उनको देखा जाए तो डॉक्टरों के सामने भी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो है खाना बनाने वाला वहाँ आसानी से नहीं मिलता, पोछा लगाने वाला आसानी से मिलेगा, वो नहीं मिलता। मतलब अगर आप एक ही तरफ से व्यवहारिक दिक्कतें भी आप देखेंगे तो वही समस्या है, वो भी समस्या है वहाँ। तो इसलिए जो हमें केवल एक ही एंगल से नहीं सोचना चाहिए। अगर वहाँ ये एबिलिटी हो जाती है, अगर आसानी से जो है ये उपलब्ध हो जाते हैं, तो नेचुरली अब एक डॉक्टर जो है वो कहेगा कि मैं बर्तन भी मांजूं, मैं खाना भी बनाऊं। मैं जहाँ तक आप एक MBBS वो जो है 1 करोड़ रुपए लेकर के वो डिग्री लेता है, तो ये चीजें मैं यही कह रहा हूँ कि एटीट्यूडनल चेंज हमारे अंदर जो है आना पड़ेगा। हमें जो है फ्रेंडली होना पड़ेगा, हमें उनको ये उपलब्धता करानी पड़ेगी, तब जाके जो है लोग टिक पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। और लगातार हम बात करते रहते हैं, समस्याएं पहाड़ों में ऐसी की ऐसी ही हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है पहाड़ों में, जब से भू कानून लागू हुआ है, ये दूसरे वाला थोड़ा सा परिवर्तन होके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि लोग कमर्शियल तरीके से, कि जैसे प्लॉटिंग हम नीचे देखते हैं मैदानी क्षेत्रों में, कि भाई जमीन लेके उसमें प्लॉटिंग हो रही है, आइए यहाँ हम प्लॉट आपको सेल कर रहे हैं, यहाँ सपनों का घर बनाएंगे। ऐसे ही पहाड़ों में भी शुरू हो गई है। एक्चुअली सबसे पहले तो पुडीर जी पहाड़ों में इस तरह का समतलीकरण वाले है ही नहीं जगह। हाँ, वो तो ये कह के बेच रहे हैं कि भाई आप हसीन वादियों में रहेंगे, आपका घर सपनों का घर होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका वो भू कानून अधिनियम है, इस सरकार ने क्या किया कि इस सरकार ने वो नगर निगमों को जब विस्तारीकरण कर दिया, तो वहां पे भू कानून, नया भू कानून तो लागू है ही। तो उस एरिया में जो है इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। बाकी तो पहाड़ों में जो आप इतना समतलीकरण है नहीं कि आप कहीं इस तरीके से इस तरह से वो कर सकें। लेकिन जो आपके वाला क्षेत्र है जी, मैं गया हूँ एक बार, दुगड्डा से जो रास्ता जा रहा है जी, वो ऐसा लगता है जैसे इधर आवागमन बहुत कम होगा उस साइड में। वहीं से पता चल जाता है इस तरफ लोग कम जाते हैं, इधर रामनगर साइड। हाँ, इधर ज्यादा नहीं, रामनगर साइड नहीं, ये जो चली जाती है श्रीनगर पौड़ी वाली। तो आप इस रूट को आप देखिए, श्रीनगर रोड, तो आप चारधाम यात्रा चारधाम यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहीं से जो है ये वाला रूट मतलब इस तरफ लोगों का जाना कम है, या जो भाई जो वहाँ के निवासी है, पौड़ी हो गया, श्रीनगर, वो ये शुरू से पहले विकसित रहे। श्रीनगर जो है पहले सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। गढ़वाल की राजधानी पहले श्रीनगर ही थी। उसी प्रकार पौड़ी जो है कमिश्नरी हुआ करती थी। और जो हमारा क्षेत्र है वो 15 ब्लॉकों में सबसे दूरस्थ क्षेत्र, यानी कि पौड़ी गढ़वाल का सबसे दूरस्थ क्षेत्र हमारा नैनीराना रेखनी खालो जगह। और इसीलिए हम लोग ये भी मांग रखते हैं, जिस प्रकार गोदियाल जी ने अपने राढ़ क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाया, हम भी मांग कर रहे हैं कि भी हमारे क्षेत्र को भी जो है पिछड़ा क्षेत्र घोषित। अगर पिछड़ा क्षेत्र घोषित होता तो जिस प्रकार से जो है, चाहे UKSSC हो, चाहे UK PSC वो PSC पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यहाँ भी उनके हमारे किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, उनको जो है फिर वो पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिल सकता है। तो ये क्योंकि हमारा सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। आप सही कह रहे हो कि पौड़ी गढ़वाल का सबसे दूरस्थ क्षेत्र, दूरस्थ, वो देखने से ही लगता है कि इधर, और इसीलिए मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देहरादून से भी सबसे नजदीक जो है, आप ये जब से ये 4 लेन बनने शुरू हुई, अगर वो कार्बेट नेशनल गेट का दूसरा गेट खुलता है, तो वो जो है निश्चित रूप से फिर टूरिस्टों का आवागमन होगा। टूरिस्टों का आवागमन होने का मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ इको टूरिज्म के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए और एडवेंचर टूरिज्म के लिए, आप जो है चाहे दीवा डांडा है, चाहे आपका बुजुर्ग गढ़ी है, चाहे आपका भूंगी देवी है, भैरव गढ़ी है, ये जो है एडवेंचर, ये ट्रैकिंग के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। और आपने वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म के लिए जो है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी है।
हमारा नैनडाना ब्लॉक तो हम इतने सौभाग्यशाली है कि वहाँ जो है आदि बद्री भी है, वो लघु केदार भी है, लघु बद्रीनाथ भी है। लघु बद्रीनाथ हमारा अपूला में है और लघु केदारनाथ जो है शल्ड महादेव में है। तो वहाँ एडवेंचर टूरिज्म के लिए, आपका इको टूरिज्म के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ये जो है बहुत बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि कार्बन नेशनल पार्क से हमारा क्षेत्र लगा हुआ क्षेत्र। अच्छा, मैं देखता हूँ कई बार बरसात के मौसम में दुगड्डा से पहले जी एक जगह है जहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, कोई चारा नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। ये बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली में जो कोटद्वार से और दुगड्डा के बीच में जो रोड है पूरा पहाड़ हिला हुआ है और हर बरसात में जो है होता ही होता है। तो उसका एक अल्टरनेट हो सकता है। आप जो नदी है जिस प्रकार से ये हमारा ये बना है, उसी तरह से अगर वो नदी किनारे जो है नदी में पिलर वो बना दिया जाए, क्या पिलर डाल करके वो आप फ्लाईओवर बना दे, तो निश्चित रूप से वो जो हमेशा की समस्या वो दूर हो सकती है और उससे खतरा भी नहीं होगा। आपने देखा होगा पिछले उसमें हमारे क्षेत्र के दूर एक उसका पत्थर का बोल्डर गया, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो बरसात के सीजन में वो जो है, इस पर कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा है इस बात पे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो सबका आवागमन है। और वो तो लाइव लाइन है, वो पूरे लाइव लाइन है वहाँ की। वो वहां से आपका पौड़ी से लेकर के बीरूखाल से लेकर के थैलिस हुआ, पोखरा से लेकर के हमारे क्षेत्र से वो वहीं से जो है कोटद्वार इतने सारे मंत्री भी जा रहे हैं, इतने सब लोग जाते हैं। उसका एक ही अल्टरनेट है कि आपको ये वाला सिस्टम वो करना पड़ेगा, नदी के किनारे पिलर डाल करके उसको हाईवे बनाना। बाकी उसका कोई साधन नहीं हो, तो पूरा पहाड़ हिला हुआ है वहाँ और हमेशा खतरा बना रहता है, वो खतरा बना रहता है। तो ये है, देखिए जो लोग लैंसडाउन से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो जरूर अपने यहाँ पर कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं और समस्याओं को भी बता सकते हैं। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, जरूर अपनी राय दें। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देव।